दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने सरल किताब यूट्यूब चैनल में। मैं दिवाकर मौर्य इलेक्ट्रिकल मशीन की थर्ड लेक्चर के साथ इसका दूसरा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर में होता क्या। इसके पहले वाले लेक्चर में पहला जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था डीसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन, संरचना और कार्यविधि। फिर दूसरे में हमने देखा था डीसी जनरेटर का वर्गीकरण क्या होता है, कितने प्रकार से डीसी जनरेटर बनाए जा सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में मीन्स जो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होते हैं ना, जितने प्रकार के उतने ही और वैसे ही डीसी मोटर में होते हैं। लेकिन मैं डीसी मोटर आपको अभी अगला एक और टॉपिक है डीसी जनरेटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मैं आपको डीसी मोटर स्टार्ट करूंगा। फिर उसमें हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कम्यूटेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन कम्यूटेशन होता है ना, सेम डीसी जनरेटर में भी होता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको यहाँ बहुत अच्छे से आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन को मैं समझाऊंगा। बस आपको एक बार मेरा लेक्चर देखना है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन बताता हूँ आर्मेचर रिएक्शन का होता क्या है। ध्यान से दोस्तों बस सुनिएगा कि डीसी जनरेटर का लोड पर आर्मेचर के द्वारा जो फ्लक्स या फील्ड उत्पन्न होता है वह स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का विरोध करता है, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। फिर से दोस्तों सुनिए, आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का विरोध करता है, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और यह विरोध दो प्रकार से करता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और दूसरा डीमैग्नेटाइजिंग। दोस्तों, इसके लिए पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझा रहा हूं, जैसे कि ये आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो आप बोलोगे आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन होगा कि आर्मेचर के द्वारा मीन्स आर्मेचर की वाइंडिंग के द्वारा जो फील्ड या फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसी को हम बोलेंगे आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स। ऐसे दूसरी परिभाषा, स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स या फील्ड का फ्लक्स क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा या फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स या फील्ड उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे फील्ड या स्टेटर का फ्लक्स। दोस्तों, जब हम लोड डालते हैं किसी जनरेटर पे तो उसमें एक करंट उत्पन्न होती है और करंट आर्मेचर में फील्ड या फ्लक्स उत्पन्न करती है, और वो क्या करता है, जो स्टेटर का फ्लक्स या फील्ड जो उत्पन्न हुआ था जिसको बोलते हैं मेन मैग्नेटिक फील्ड, उसका वो विरोध करता है। और विरोध यह दो प्रकार से करता है, पहला क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और दूसरा डीमैग्नेटाइजिंग। दोस्तों, जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है उसमें मेन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, तथा जो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है उसमें मेन फील्ड या फ्लक्स की वैल्यू वीक हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन के लिए 3 कंडीशन बताऊंगा। पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स या मेन मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो कैसे मतलब आगे जा रहा है, कैसे आर्मेचर को क्रॉस कर रहा है। फिर हम दूसरी बात देखेंगे दूसरे डायग्राम से, आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स जब स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स नहीं है तब वो अपना कैसे पथ पूरा कर रहा है। और हम तीसरे डायग्राम में देखेंगे कि जब स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स निकल रहा है तथा रोटर या आर्मेचर के द्वारा भी फील्ड या फ्लक्स निकल रहा है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। दोस्तों, ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन हम देखेंगे कि जब मेन मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ना, वो क्या प्रभाव डाल रहा है आर्मेचर के फील्ड या फ्लक्स पर। तो दोस्तों, मैं आपको एक मैग्नेट का यही कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल मैग्नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। देखिए दोस्तों, मेन मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन जब जो चुंबक होता है ना उसका एक गुण होता है, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो N से निकल के S पे हमेशा समाप्त होती हैं। N से निकलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं और S पे समाप्त होंगी। देखिए
चुंबकीय बलरेखाएं एन से निकल गई हैं, एस की तरफ जा रही हैं, ये चुंबकीय बलरेखाएं। फिर चुंबकीय बलरेखाएं निकलेंगी एन से एस की तरफ जाएंगी, ये ऐसे। चुंबकीय बलरेखाएं निकलेंगी एन से एस की तरफ जाएंगी, ऐसे। चुंबकीय बलरेखाएं निकलेंगी एन से एस की तरफ जाएंगी, ये दोस्तों ऐसे। और हम एरो भी दिखा देंगे चुंबकीय बलरेखाओं का, ये इस तरह से। ये एन से निकल गई एस की तरफ जा रही हैं, और ये एन से निकल गई एस की तरफ जा रही हैं, और एन से निकल गई एस की तरफ जा रही हैं, एन से निकलेंगी एस की तरफ जाएंगी। देखिए दोस्तों, इस समय हमने ये लिया है कि मेन मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन हो रहा है, तो आर्मेचर के जो कंडक्टर हैं उस पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब क्या प्रभाव डाल गई हैं। इस समय दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं एन से एस की तरफ बिल्कुल सीधी निकल जा रही हैं। मीन्स इस कंडीशन में आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं कर रहा है। विरोध दो प्रकार से करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। देखिए दोस्तों, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता क्या है, ये मान लीजिए कि मेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, आर्मेचर का ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, मेन मैग्नेटिक फील्ड, ये आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या करेगा, ये सीधे क्रॉस करता है तो सीधे इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। इसमें स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है। और एक होता है दोस्तों डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। जैसे ये मान लीजिए कि स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स है, फील्ड या फ्लक्स, इसी को बोलते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं, फ्लक्स भी बोल सकते हैं। तो आर्मेचर का क्या करता है, फील्ड या फ्लक्स इसका विरोध करता है, इस प्रकार से विरोध करता है। तो उस आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स इस प्रकार से विरोध करता है, तो उसे हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। इस वाले आर्मेचर रिएक्शन में स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स वीक हो जाता है। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हम एक और कंडीशन, अभी और दो कंडीशन में पढ़ना है। आर्मेचर के द्वारा जो फील्ड या फ्लक्स निकलेगा वो क्या प्रभाव डालेगा, और फिर दोनों स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स आपस में कैसे वो मतलब प्रभाव डालेंगे। दोस्तों मैं आपको इसमें एक दो टर्म्स बताता हूँ। जो ब्रश लगता है, जैसे कम्यूटेटर के ऊपर जो हम ब्रश लगाते हैं ना, हमेशा उसे हम MNA पे लगाते हैं। MNA मीन्स मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ब्रश पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा ये MNA पे लगेगा, ये MNA पे लगेगा। दोस्तों जब आर्मेचर रिएक्शन होता है ना, तो ये MNA शिफ्ट कर जाता है। और मैं आपको कम्यूटेशन भी बताऊंगा कि कम्यूटेशन क्या होता है। दोस्तों ये आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन हम देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसमें कुछ टर्म्स समझाता हूँ। जो डायग्राम में बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ये जो डॉट दिखा रहा हूँ ना, डॉट का मतलब है करंट बाहर की तरफ निकल गई है, बाहर की तरफ निकल गई है। क्रॉस मीन्स होता है करंट अंदर की तरफ जा रही है। देखिए दोस्तों इसे समझोगे कैसे आप। मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक पोल कोर है, तो हम तार इस पे लपेटे कैसे होंगे। तार हमने ऐसे लपेटा होगा, ऐसे मीन्स करंट ऐसे निकल गई है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे, फिर ये अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही है। इस तरह से लपेट के रखा है मैंने। और इस पे भी सेम, डॉट का मतलब होता है कि ये बाहर करंट निकल गई है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है। दोस्तों देखिए अब हम करेंगे क्या, जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं, और मोटर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। दोस्तों जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। ये तीन उंगलियों को परस्पर हम समकोण पर कर लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें होता क्या है, ये जो अंगूठा है कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा या कंडक्टर किस डायरेक्शन में घूमेगा ये बताता है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और तीसरी जो उंगली होती है जिसे तर्जनी बोलते हैं, ये बताता है कि जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में उत्पन्न हुई है। दोस्तों देखिए इसको याद करने का एक तरीका है। ये घर में सबसे बड़े कौन होते हैं,
फिर मदर, फिर सबसे छोटा होता है बच्चा। तो ऐसे सेम आपको एक ट्रिक से याद रखना है। ये जो अंगूठा होता है इसको आप बोलिए फादर, फादर मतलब फोर्स, एफ। तो ये फोर्स बताएगा या फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। एफ का मतलब होता है फोर्स, एम का मतलब होता है मदर, मदर का मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब होता है आपका चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब करेंट, करेंट का मतलब जनरेटर में करंट की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम इसी उंगली का यूज करते हैं। जो लेफ्ट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का, इसमें भी सेम होता है दोस्तों, सिर्फ ये जो तर्जनी उंगली होती है इसमें अंतर होता है। जो जनरेटर का राइट हैंड रूल होता है उसमें ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन बताता है, लेकिन जो मोटर में होता है यह भी फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, लेकिन जनरेटर में सिर्फ यह करंट की डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि जनरेटर को हम करंट देते हैं और मोटर को सिर्फ हम करंट देते हैं, सॉरी दोस्तों, मोटर को सिर्फ हम करंट देते हैं जबकि जनरेटर से इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जब लोड डालते हैं तो उसमें करंट भी उत्पन्न हो जाता है। देखिए दोस्तों, राइट हैंड रूल लगेगा जनरेटर, और सपोज करिए कि हम जनरेटर का आर्मेचर रिएक्शन बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एन से एस की तरफ जाता है, मैंने आपको बताया था। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की तरफ जा रहा है और सपोज कर लीजिए कंडक्टर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आप देखिए ये बन क्या रहा है, ये जो उंगली है अंदर जा रही है, अंदर जाती है, इसका मतलब यहाँ क्रॉस बनेगा दोस्तों। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेटअप करिए, मैग्नेटिक फील्ड जा कैसे रहा है, ऐसे, और कंडक्टर यहाँ घूम कैसे रहा, ऐसे, क्योंकि कंडक्टर को हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लिया और कंडक्टर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हमारा ये तर्जनी उंगली देखिए बाहर की तरफ निकल गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम बनाएंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया था, कंडक्टर इस डायरेक्शन में सपोज कर लिया घूम रहा है, तो ये देखिए ये जो तर्जनी है अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब यहाँ बनेगा आपका क्रॉस बनेगा। तो क्रॉस बना लीजिए, यहाँ क्रॉस बना लिया, यहाँ इसके कंडक्टर पे क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस बना लिया, और यहाँ आप बनाएंगे डॉट, ये डॉट बना लिया, यहाँ आप दिखा देंगे ब्रश, पॉजिटिव और ये निगेटिव, और ये जो ब्रश लगता है ना ये एमएनए पे लगता है दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे दोस्तों ये आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड ये बना हुआ है। यहाँ मैंने आपको बताया था क्रॉस कैसे बनता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, मैंने ये भी सिखाया था, यहाँ डॉट कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए सिर्फ इस आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड प्रभाव डाल रहा है, किस पे, इस पे स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स पर। तो स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स तो इस समय उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, तो इस समय कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। और पहले वाली कंडीशन में मैंने आपको दिखाया था कि जब स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स उत्पन्न हो और रोटर का कोई भी फील्ड या फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा तो उस समय भी कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा था, और इस कंडीशन में भी कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों हम तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे, जब आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स होगा और स्टेटर का भी फील्ड या फ्लक्स होगा तो किस प्रकार से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करता है, किस प्रकार से डीमैग्नेटाइजिंग करता है। दोस्तों देखिए यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल गई हैं, एन से निकल गई हैं, एन से निकल गई हैं और एस पे समाप्त हो रही हैं दोस्तों। यहाँ भी चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकल गई हैं और एस पे समाप्त हो रही हैं, और यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से भी निकलेंगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती हैं और इस पर समाप्त होती हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कंडक्टर के द्वारा। पहले वाले में भी मैंने आपको दिखाया था, पहले वाले कंडीशन में भी कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा था, मीन्स कोई भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग नहीं हो रहा था। एमएनए जो ब्रश था एमएनए पर अपने एक्सिस पे था, और दूसरे वाली कंडीशन में भी सेम है, इसमें भी कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता, ये जीरो आर्मेचर रिएक्शन होता है, मतलब कोई भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और कोई भी डीमैग्नेटाइजिंग नहीं होता है। लेकिन तीसरे वाले कंडीशन में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा और डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा। दोस्तों मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कैसे करोगे आप, क्या क्या विधियां होती हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की। पहले दोस्तों देखते हैं कि आर्मेचर का जो मेन फील्ड या फ्लक्स है वो स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स पे कैसे प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे,
जब स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स निकले और रोटर का फील्ड या फ्लक्स निकले तो कैसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग करता है दोस्तों। देखिए यहाँ आपने दो पोल बना लिए, एन पोल और एस पोल। इसका नेचर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती हैं, एस पे समाप्त होती हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं आपने बना लिया, एन से निकल गई हैं, एस पे जा रही हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकल गई हैं, एस पे समाप्त हो रही हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं का हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस रोटर पे जो कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। आप दोस्तों सपोज कर लीजिए कि ये कंडक्टर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो अंगूठा है कंडक्टर घूमने की दिशा बताता है, तो ये हो गया। उसके बाद ये जो फोर फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और उसके बाद जो मध्यमा है वो करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस ईएमएफ दिखाएगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेटअप कर लिया, और ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी सेटअप कर लिया। तो उसके बाद जो मध्यमा है, मिडिल फिंगर, वो अंदर की तरफ जा रही है, इसका मीन्स क्रॉस बनेगा वहाँ। दोस्तों यहाँ क्रॉस बना लीजिए, इसके पूरे सरफेस पे क्रॉस बना लीजिए। आपने क्रॉस बना लिया, ये क्रॉस बन गया। यहाँ लगा होता है ब्रश, और ब्रश होता है एमएनए पे। अब देखिए दोस्तों, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मीन्स ये वाला आर्मेचर ऐसे घूमेगा। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स को हम ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे डायरेक्शन में सेट कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की तरफ जा रहा है, और देखिए अब ये जो आपका मध्यमा है, जिसे मिडिल फिंगर बोलते हैं दोस्तों, वो बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स अब यहाँ बनेगा डॉट। दोस्तों देखिए ये डॉट हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको कॉर्क का स्क्रू रूल नियम समझा रहा हूँ। अगर कॉर्क के स्क्रू नियम से देखा जाए, अगर ये क्रॉस होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ना क्लॉकवाइज बनती हैं, ये क्लॉकवाइज हमेशा क्लॉकवाइज घूमेंगी। अगर डॉट होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। ये कॉर्क का स्क्रू नियम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ क्रॉस बना है तो हम चुंबकीय बल रेखाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इससे डायरेक्शन मतलब एरो का हम डायरेक्शन देंगे। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं ये पूरे सरफेस पे क्रॉस है, तो हम क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएंगे। चुंबकीय बल रेखाओं को क्लॉकवाइज बना दीजिए दोस्तों। ये देखिए क्लॉकवाइज ऐसे एरो दिखा दीजिए, क्लॉकवाइज ऐसे एरो दिखा दीजिए। क्लॉकवाइज का मीन्स ऐसे घड़ी की दिशा में, और इन दोनों को लेके फिर दिखा दीजिए। ये ऐसे डॉट 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 आप सिंबल शो करिए दीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हो गया। अब इस कंडक्टर से भी लेके दिखा दीजिए, ये हो गया क्लॉकवाइज। इधर डॉट बना है तो दोस्तों यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे 12, 9, 6, 3। तो ये इस तरह से आप एरो दिखाइए। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। फिर से वही, जैसे इधर होगा 9, फिर आप दिखाएंगे 6, फिर 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दिखा दीजिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। फिर दो कंडक्टर लेके दिखा दीजिए, और फिर ऐसे लेके दिखा दीजिए। ये इस तरह से जा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे डीमैग्नेटाइजिंग होगा, कैसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। देखिए दोस्तों, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है ऐसे जा रही है, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये ऐसे आ रहा है दोस्तों। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है, हमने आपको बताया था लोड पर स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स पर जो आर्मेचर का फील्ड या फ्लक्स होता है जो प्रभाव डालता है, उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ प्रभाव डाल रहा है क्योंकि इससे भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल गई, यहाँ इससे भी निकल गई हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एरो है, ये वाला एरो इसे सीधे सीधे क्रॉस कर रहा है। तो ये वाला जो आर्मेचर रिएक्शन होगा ना, उसी को बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन ये हो गया। जहाँ जहाँ ये एरो ऐसे इसको कैंसिल करेगा, सीधे सीधे क्रॉस करेगा, उसको बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। इस वाले आर्मेचर रिएक्शन में मेन मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बहुत ज़्यादा वीक या दुर्बल हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाती है, जिससे टोटल फील्ड या फ्लक्स बचता है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और देखिए दोस्तों, जो स्टेटर का फील्ड या फ्लक्स है, अब ये वाली सपोज करिए, ये वाली चुंबकीय बल रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं इसको कलर से दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। जैसे ये आगे बढ़ गया और ये इसका
फील्ड या फ्लक्स आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसको ये सीधे सीधे कैंसिल कर रहा है। तो इस वाले आर्मेचर, इस वाले कंडीशन को बोलेंगे हम डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। इस आर्मेचर रिएक्शन में मेन मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्रॉस वाले में, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, और इसमें दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है, कम हो जाती है। दोस्तों जनरेटर में इस आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो स्टेटर से फील्ड या फ्लक्स का उत्पादन हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक और कंडीशन आप देख लीजिए, जब इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग होता है ना, तो एमएनए नई डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, ये एमएनए, तो ये न्यू एमएनए की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब ब्रश अब यहाँ लगेगा। इस कंडीशन में कम्यूटेशन की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब स्पार्किंग होने लगता है। ये न्यू एमएनए की अब हो जाएगी डायरेक्शन, ये ओल्ड एमएनए की डायरेक्शन हो जाएगी। दोस्तों इसको समाप्त करना जनरेटर में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है बहुत ही कम प्राप्त होगी, क्योंकि स्टेटर के फील्ड या फ्लक्स कम निकलेगा तो कंडक्टर उस फील्ड या फ्लक्स को कम कट करेगा, तो वोल्टेज का उत्पादन भी बहुत कम हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपकी कौन कौन सी विधियां हैं आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए। दोस्तों 4 विधियां होती हैं समाप्त करने के लिए। पहला होता है एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न द्वारा, दूसरा होता है एयर गैप को कम करके, और तीसरी विधि होती है इंटरपोल लगा के, जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के समय समझाया था कि जब मैं आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ से डिटेल से बताऊंगा। और चौथी विधि होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग विधि लगाकर। दोस्तों मैं आपको विथ डायग्राम अभी ये चारों विधियाँ समझाऊंगा, एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न द्वारा कैसे समाप्त होती है, उसके बाद एयर गैप कम करके कैसे समाप्त होता है, फिर इंटरपोल लगाने से कैसे समाप्त होता है, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाने से कैसे समाप्त होता है।